स्वागत है। कांग्रेस की सरकार बने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और लगभग अब 1 महीने का ही अंतर है। हम इस बात को देख रहे हैं कि 2 वर्ष का कार्यकाल किसी सरकार को आगे बढ़ने के लिए, प्रदेश में विकास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो काम शुरू करने होते हैं वो जमीन पर दिखना शुरू हो जाते हैं और 2 साल के कार्यकाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो पूरे भी किए जा सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के हमें बहुत अफसोस है कि 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में अभी तक एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है वर्तमान सरकार का जिसको उन्होंने शुरू किया था और शुरू करने के बाद वो पूरा हो गया और पूरा करने के बाद उन्होंने प्रदेश के लिए उसको समर्पित किया। एक तरफ से मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि प्रदेश की माली हालत यानी कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। विधानसभा के अंदर, जनसभाओं में, पत्रकार वार्ताओं में, सब जगह 20 बार कहा उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद अभी मालूम नहीं कि पार्टी में ऊपर से इस बात का संज्ञान लिया, ये रोना बंद करिए। रो रो करके सरकार नहीं चलाई जा सकती है और इसलिए उनको कहा कि आप इस बात का जिक्र ही मत करिए कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और फिर अचानक शुरू कर दिया है आजकल मुख्यमंत्री जी ने बोलना कि हिमाचल प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में 2027 तक हिमाचल अपने पांव पर आर्थिक रूप से खड़ा होगा और 2032 में हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य होगा। ऐसे भविष्यवाणी कर रहे हैं जैसे कि कोई पंडित जो है, जो बहुत प्रकांड विद्वान, जो जानकारी रखता हो, उस तरह से जानकारी दे रहे हैं। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि अगर आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में नहीं है तो ये कर्मचारियों की सैलरी की आपको हर महीने घोषणा क्यों करनी पड़ रही है? इस महीने 5 तारीख को मिलेगी और सैलरी के बाद फिर जो पेंशन जो है वो 10 तारीख को मिलेगी और फिर उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अब 28 तारीख को मिलेगी। इसका मतलब है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, सिस्टम में कोई चीज रही नहीं है। और मैं इस बात को लेकर के हमेशा कहता हूं, अगर हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में जो स्थिति है, अगर केंद्र की ओर से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो किस्त आती है 550 करोड़ रुपए की, अगर वो ना आए तो कर्मचारियों की सैलरी देना मुश्किल होगा। अगर हिमाचल प्रदेश को केंद्र से जो सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर वो अगर आना बंद हो जाए तो हिमाचल प्रदेश में यह स्थिति हो जाएगी, जो 750 करोड़ आता है तो कर्मचारियों की पेंशन देना बंद हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर आज हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अगर सैलरी मिल रही है तो वो केंद्र की वजह से मिल रही है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है 550 करोड़ रुपए आता है, उससे राहत मिलती है। अगर पेंशन को पेंशन मिल रही है तो 750 करोड़ रुपए जो केंद्र से हमारा सेंट्रल टैक्सेस का जो स्टेट शेयर जो है वो आता है। तब
अभी 28 तारीख को सैलरी देने की घोषणा की, और वो घोषणा किस लिए की? वो इसलिए की क्योंकि केंद्र ने सेंट्रल टैक्सेस का शेयर जो है 1479 करोड़ 1479 करोड़ रुपीस जो है वो एडवांस कर दिया, और उनके चेहरे पर इस बात को लेकर के खुशी भी है। स्वाभाविक रूप से उनको बहुत बड़ा राहत मिली है इससे। और इन सारी चीजों की वजह से मुख्यमंत्री जो है वो जो बातें कह रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। आज तक के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि एक जो है वो एक दायित्व पर, एक संवैधानिक दायित्व पर होने के बावजूद भी फेडरल स्ट्रक्चर की बात कहते हैं, तो फेडरल स्ट्रक्चर के अगर बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर के किसी राज्य के विकास के लिए काम करते हैं, तो कम से कम उनको आभार व्यक्त करना चाहिए, आभारी होना चाहिए केंद्र सरकार का। आज हिमाचल प्रदेश में अगर सड़कें बन रही है तो इसलिए बन रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 3000 करोड़ रुपए की जो है फेज 3 की शुरुआत हुई है, इस कारण से सड़कें बन रही है। स्टेट बजट के माध्यम से कितनी सड़कें बन रही है, कितने काम पड़ रहे हो रहे। 2 सालों से हिमाचल प्रदेश में बारिश और बरसात के कारण जो सड़कें टूटी हैं वो सड़कें ज्यों की त्यों हैं, मलबा भी नहीं उठा पाई है। आज मैं अगर मंडी में बोल रहा हूं 12 पुल टूटे थे, उसमें से एक पुल भी रिस्टोर नहीं हो पाया। यह तो एक जगह है। इससे हट करके मैं जो आज विशेष तौर से जिस एक विषय को लेकर के आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, और वो जरूरत है कि हमारी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो, बाय रोड, बाय एयर, और चाहे वो बाय ट्रेन, रेलवे की कनेक्टिविटी। रेलवे कनेक्टिविटी के संदर्भ में मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है, और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को आगाह कराया है कि प्रदेश में जो रेलवे नेटवर्क, पर्टिकुलर जो भानुपल्ली बद्दी जो बनना है, उसमें कंस्ट्रक्शन और लैंड एक्विजिशन के लिए जो रेशो तय हुई है, जो शेयर जो हिस्सेदारी तय हुए, वो 75-25 की हो रही है। और 75-25 की अगर वो जो है वो जो शेयरिंग है स्टेट और सेंटर की, 75 सेंटर और 25 स्टेट। प्रदेश इस स्थिति में है कि 25% जो हिमाचल प्रदेश की ओर से जो पैसा देना है वो पैसा भी नहीं दे रही है। रेलवे के 2 प्रोजेक्ट जो हिमाचल के अंदर जो है, जो पर्टिकुलर में जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिसमें एक भानुपल्ली बद्दी है, और भानुपल्ली बद्दी जो है वो उसमें 75-25 के हिसाब से है। और उसके बाद दूसरा जो हमारा जो चंडीगढ़ से हमारा बद्दी का है, बैरी है ये, और दूसरा जो चंडीगढ़ से जो हमारा बद्दी है, चंडीगढ़ से बद्दी पर्टिकुलरली, वो कॉस्ट शेयरिंग जो है उसमें 50% है। 28 किलोमीटर का है, जिसमें हिमाचल में थोड़ा पोर्शन जाता है, मेजर पोर्शन उसमें हरियाणा में आता है। और ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर तो काम हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हालात ये बन गए कि जो स्टेट के साथ, जो सेंटर के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके लिए कोई प्रोजेक्ट जो है जिसको हमको ये करना है, शुरू करना है और पूरा करना है, उसकी जो है वो कॉस्ट शेयरिंग का जो है फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के मुताबिक दोनों की सहमति होती है, दोनों की कमिटमेंट होती है, और दोनों की कमिटमेंट के मुताबिक काम होता है। केंद्र पैसा दे रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश अपना 25% देने के लिए डिले कर रहा है। और ये एक सिचुएशन नहीं है, यही स्थिति प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में है।
यही स्थिति मनरेगा में है, यही स्थिति हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जितने भी प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं उसमें है। अभी हिमाचल प्रदेश के लिए 93,000 मकान मिले, 93,000 मकान, जो पॉपुलेशन प्रपोर्शन में पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर मिले हैं तो हिमाचल प्रदेश को मिले। लेकिन उसके बावजूद उसमें जो सेंटर और स्टेट का शेयर, और शेयर तो इसलिए मैं इस बात को मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। 2014 के बाद और स्टेट और सेंटर के जो शेयर में जो उनने परिवर्तन किया, चेंज किया, 90% सेंटर देगा और उसके बाद 10% स्टेट देगी। ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो बाकी के, चाहे पीएमजीएसवाई के हैं, चाहे मनरेगा के काम है और अलग अलग स्कीम्स हैं जितनी भी हमारी, वो सारी उसके तहत है। लेकिन मैं पर्टिकुलर में अगर बात कर रहा हूं आपके इसमें भानुपल्ली बिलासपुर, जो हमारी जो रेलवे है, रेलवे ट्रैक है, ये 63 किलोमीटर है और उसमें इसमें 75 और 25 सेंट के साथ हमारी जो है वो, जो हमारा दोनों की जो है साझेदारी है। और उसमें जो कॉस्ट शेयरिंग के बेसिस पर ये प्रोजेक्ट बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की दिशा में हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद हम इस बात को देख रहे हैं कि अभी तक जो है वो स्टेट जो है 25% पैसा, जो 25% जो शेयर देना है उसमें आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिख करके चीफ सेक्रेटरी को लिखना पड़ा है कि अगर आप चाहते हैं कि रेलवे का नेटवर्क हिमाचल प्रदेश के अंदर आए तो सुनिश्चित करो कि जो 25% जो है स्टेट शेयर जो है वो जल्दी से जल्दी आप उपलब्ध कराएं। और इसमें जो जमीन के अधिग्रहण के लिए जो उन्हें 70 करोड़ रुपए का के ऊपर जो है वो तक जो है वो 75 और 25 का रहता है, लेकिन जब कॉस्ट 70 करोड़ से ऊपर की होती है तो उसमें जो है वो शेयर जो है वो स्टेट का थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा और ज्यादा पैसा देना पड़ता है उसमें। स्टेट को 70 करोड़ रुपए तो ये तो स्टेट को देना है, 100% देना है उनको। और भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन का पूरा खर्च जो है, जो टोटल कॉस्ट है, इट इज 5,760 करोड़ रुपए, और जिसमें 2,288 करोड़ रुपए जो है हिमाचल प्रदेश को अभी तक देना है, जो नहीं दिया जा रहा है। ये हमारी इस मतलब रेलवे, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि बिलासपुर रेल पहुंचेगी, यानी कि बैरी में रेल पहुंचेगी। वो हमारा बिलासपुर और मंडी का एकदम बिल्कुल बॉर्डर है, मतलब हम ऐसा मानेंगे कि मंडी को भी बहुत बड़ा सुविधा मिलेगी, कुल्लू बानू को भी सुविधाजनक हो गया। और इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो बिलासपुर बैरी लाइन के लिए अब तक हिमाचल प्रदेश ने जो है 847 रुपीज जो है वो ये जो है वो अभी तक जो है वो जारी किए हैं, और अभी जारी करना जो पैसा जो इंतजार कर रहे हैं जिसका, वो है 1441 करोड़ रुपए, 1441 करोड़ रुपीज, जो केंद्र सरकार इंतजार कर रही है कि ये पैसा देंगे तो काम आगे करेंगे। नहीं तो आज की हालात में ये बन गई ये स्थिति कि अगर ये पैसा केंद्र सरकार को नहीं दिया गया, ये पैसा नहीं दिया गया, जमा नहीं किया गया, तो बहुत बड़ी उसमें कठिनाई आएगी। काम जो चला हुआ है वो अवरुद्ध होने की स्थिति में आ रहा है। इस बात को प्रदेश सरकार बहुत हल्के में ले रही है। और इसी प्रकार से जो हमारा चंडीगढ़ से हमारा बद्दी का जो रेलवे का ट्रैक है, उसमें मैंने बताया कि वो 50% का जो है वो शेयर कॉस्ट के फॉर्मूले पर हमारा जो है उसमें आगे की स्थिति जो है उसमें मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इसमें जो चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन की जो कुल कॉस्ट जो है वो है 816 करोड़ रुपीस, और जिसमें से अभी तक जो है वो 408 करोड़ रुपए जो है वो हिमाचल प्रदेश को देने बाकी हैं।
816 करोड़ में से 408, यानी कि 50%, यानी कि कोई भी पैसा अभी प्रदेश सरकार उसके लिए दे ही नहीं पाई है। और जिससे हिमाचल प्रदेश के लिए के सरकार द्वारा जो है 233 करोड़ रुपए जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं, और 185 करोड़ रुपए जो है अब आने वाले समय में जो है उसमें जारी करने को है, वो जारी करने हैं। ये मैं चंडीगढ़ बद्दी रेलवे लाइन की अगर बात करूं, अगर हम दोनों प्रोजेक्ट का हिमाचल प्रदेश के इसका हम जिक्र करें, तो दोनों प्रोजेक्ट को लेकर के 1626 करोड़ रुपए, जिसमें 1441 करोड़ रुपए जो है वो भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन का, और 185 करोड़ रुपए जो है वो चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का है, जो है वो अभी स्टेट गवर्नमेंट को जारी करने हैं। मैं कुल मिलाकर के इन सारी चीजों का जिक्र ये कर रहा हूं कि इतना बड़ा आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में, जिसका मुख्यमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं कि मेरे मंत्री, मेरे सीपीएस जो है अब सैलरी और पेंशन जो है डिले करेंगे, विलंबित करेंगे, छोड़ी नहीं, उन्हें 3 महीने की इकट्ठा लेने का फैसला किया है। 2 महीने की डेफर की, लेकिन तीसरे महीने 3 महीने की इकट्ठा लेंगे। और आज तक हमको कोई भी इस प्रकार से ऐसा कोई इकोनॉमिस्ट नहीं मिल पाया जिसने इस फॉर्मूले को बताया कि भाई 2 महीने की सैलरी फिलहाल नहीं लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो तीसरे महीने जब 3 महीने के इकट्ठा लेंगे। और पूरे देश भर में इस प्रकार का कि 2 महीने की सैलरी ली ही नहीं। और मैं इस बात को देख रहा था कि एक दिन एक चैनल में इस प्रकार का वो जिक्र हो रहा था बार बार, जो इंटरव्यू दे रहे थे, और जो न्यूज जो एंकर जो है वो वहां बात कर रहे थे कि 2 महीने की सैलरी छोड़ी नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, ये चैनल के माध्यम तक दूर तक बात जानी चाहिए, सब जगह बात जानी चाहिए, ठीक तरह से जानी चाहिए। हकीकत है छोड़ी नहीं, बल्कि सिर्फ उनने डेफर की है, विलंबित की है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक तरफ से केंद्र से सहयोग लेकर के सरकार चलाना चाहते हैं। प्रदेश की आर्थिक स्थिति तो ऐसी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद नीति आयोग की बैठक होती है, उसमें कांग्रेस पार्टी फैसला करती है कि हम बहिष्कार करेंगे। मुख्यमंत्री शिमला से उड़ान भर के दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठक में भाग नहीं लेते हैं, दिल्ली में होने के बावजूद भी। और इतनी महत्वपूर्ण बैठक, नीति आयोग की बैठक, यानी कि एक तरह की जो प्लानिंग की हमारी जो मीटिंग होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसको चीफ मिनिस्टर जो है उसमें जाकर के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में वो बैठक होती है। उस बैठक में बाकी मुख्यमंत्री आए, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के कुछ मुख्यमंत्रियों ने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, जबकि हिमाचल पूरा का पूरा केंद्र सरकार के रहमो कर्म पर चल रहा है। शब्द ठीक नहीं है लेकिन फिर भी उसके बावजूद में कहना पड़ रहा है, केंद्र के सहयोग के बिना नहीं चल सकता है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी बैठकों का बहिष्कार करना। और अभी मैं हाल ही में देख रहा था कि अभी शायद कल या परसों की बैठक रखी, उनने प्लानिंग की बैठक, जो प्री बजट बैठक मीटिंग होती है, उसमें हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं थे। उन्हें आना उचित नहीं समझा। यानी कि मुख्यमंत्री की हालत इस तरह की हो गई कि अधिकारी जिन्होंने सारा प्लान करना है, बजट को प्लान करना है, और बजट प्लान करने के लिए जिनकी प्रेजेंस आवश्यक है, वो बैठक में ही शामिल नहीं थे। ये आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश की एक स्थिति है। मैं कुल मिलाकर के आपके समक्ष मित्रों सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो भी अगर काम हो रहा है, विकास हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हाल ही में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जगत प्रकाश नड्डा जी बिलासपुर आए थे, और मुझे इस बात की खुशी है कि बिलासपुर में वो 180 करोड़ रुपए की और घोषणा करके चले गए हैं कि जो एम्स को, और चाहे इक्विपमेंट की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उन सारी चीजों को के लिए 180 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और देगी। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के मुख्यमंत्री के अलावा उनके मंत्री कहते हैं कि कुछ नहीं किया। और नड्डा जी की
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 4-4, 5-5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई अलग अलग जगह से कि आप जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कि नड्डा जी ने कुछ नहीं किया। और मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैंने उस दिन सभा में भी कहा था यहां नाहन में कि हिमाचल प्रदेश में एज यूनियन मिनिस्टर और हिमाचल प्रदेश से जितने भी नेता केंद्र में रहे और उनमें से सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है तो श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का रहा है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश को मिलना, मेडिकल कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश को मिलना, हमारे एमसीएच हिमाचल प्रदेश को मिलना और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हिमाचल प्रदेश को मिलना, ये तमाम सारी चीजें हुई है। मैं दो आदमी को रिकॉग्नाइज करता हूं इस दृष्टि से केंद्र में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया, एक जगत प्रकाश नड्डा जी और दूसरे पंडित सुखराम जी। उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, हिली स्टेट हिमाचल प्रदेश एक कठिन प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश में जो संचार क्रांति पूरे देश भर में, और उसमें हिमाचल प्रदेश पे दूर दूर गांव-गांव में टेलीफोन की सुविधा पहुंची। ऐसे में इन सारी चीजों का मैं जिक्र करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हिमाचल की सरकार केंद्र को कोसती है, केंद्र सरकार के हमारे नेतृत्व को कोसती है, प्रधानमंत्री जी को, हमारे केंद्र के मंत्रियों को, केंद्र की सरकार को। वो कतई भी उचित नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जिम्मेवार हैं। आज की तारीख में आप हिमाचल प्रदेश के लिए जो हिस्सेदारी जो केंद्र सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की, पर्टिकुलरली मैंने आज रेलवे का जिक्र किया, जो हिस्सा बनता है, जो पैसा बनता है, आप उस पैसे को जमा करें। हिमाचल चाहता है कि जल्दी से जल्दी हिमाचल प्रदेश की धरती पर रेलवे नेटवर्क आए, आने जाने की हमारी सुविधा यहां पर बेहतर हो। उस दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है, जो पैसा हिमाचल प्रदेश को केंद्र में हिस्सेदारी के नाते जमा करना है रेलवे लाइन को बनाने के लिए, वो पैसा तुरंत जमा करें। ये मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को संदेश देता हूं। थैंक यू। मुख्यमंत्री ने परसों एक इंटरव्यू में कहा कि 40% व्यवस्था परिवर्तन कर दिया हमने, 60%। तो व्यवस्था परिवर्तन को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये एक जुमला उनने जो चलाया है, ये हास्यास्पद स्थिति हो गई है। अब आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि आज सुबह ही मेरे घर में भी एक आईपीएस का एक कर्मचारी आया और संकोच से कागज बाजू में दबा करके आए थे और मुझे कहने लगे कि आपका साइन चाहिए और आपका आधार कार्ड का वो नंबर चाहिए। मैंने कहा बोलिए किस बात के लिए? बोलते जी जो पानी का मीटर लगा है उसके लिए हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि कितने नल लगे हैं। तो मैंने कहा सारे गिन ले भाई। और उसके बाद मैंने उनको आधार कार्ड दिया, फिर कहा कि यहां आपको साइन भी करना पड़ेगा। फिर मैंने साइन किया। पानी पर टैक्स नल का चले या ना चले, एक तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अभियान के तहत काम करते हैं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश भर में हर घर को नल और नल में शुद्ध जल, इस अभियान को चलाते हैं और उसमें सफलता हासिल करने में हिमाचल पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। और हर घर में जब नल लग गया तो सुखू जी आते हैं, अब नल लग गया है तो टैक्स भी दीजिए। 100 रुपए प्रति नल के हिसाब से टैक्स की जो है आजकल औपचारिकताओं का दौर पूरा चला है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हम तो देंगे ही देंगे, हमने कभी नहीं बोला कि नहीं देंगे, लेकिन हमने इसी बात को लेकर के इस बात को सोचा था कि पानी देना पुण्य का कार्य है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये सरकार का दायित्व है। और हमने तय किया था लगभग 35 करोड़ रुपए रेवेन्यू उस वक्त आता था पानी का, और हमने कहा ये 35 करोड़ रुपए से बहुत स्टेट की, प्रदेश की आर्थिकी में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसलिए हमने कहा था कि अगर हमारा मिशन हर घर को नल, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, हर घर को नल और नल में शुद्ध जल, ये मुझे लगता है इस पवित्र भावना के साथ हमको पूरा करना चाहिए। इसलिए हमने कहा था कि गांव के जो हमारे लोग रहते हैं उनको पीने की पानी की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। हमने कोई गलत इस तरह का फैसला नहीं किया था। लेकिन अब उसमें आगे बढ़कर के सुखू जी व्यवस्था परिवर्तन में अब टॉयलेट तक चले गए।
और मुझे हैरानी इस बात की है कि एक और नेशनल लेवल के चैनल में, बहुत प्रतिष्ठित चैनल में इंटरव्यू ले रहे हैं, वहां झूठ बोल रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू। हमें बताएं नोटिफिकेशन, 2018 की नोटिफिकेशन हमारे पास है। सिर्फ शिमला कॉर्पोरेशन के लिए सीवरेज टैक्स का एक फैसला हुआ था कि 10 इस पानी के इसका सेस का एक फैसला हुआ था, जिसमें अगर कॉर्पोरेशन चाहे तो 10% उसमें इंक्रीज एनुअली कर सकती है, अगर कॉर्पोरेशन पास करती है। वो भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं, पैसा कॉर्पोरेशन के अपनी आय को बढ़ाने के लिए फैसला किया था। इसके अलावा कोई फैसला नहीं किया, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहां तो कहा कि टॉयलेट की सीट गिनी जाएगी और टॉयलेट सीट जितनी लगी हुई उसके मुताबिक जो है वो 25 रुपए के हिसाब से जो है वो टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन जब जैसे इस पर शोर पड़ा तो सेम डे बैक डेट से उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दिया गया। कितना झूठ बोलते हैं। और एक चैनल में बोल रहे हैं, बोल करके ये बता रहे हैं कि ये तो हमने शुरू नहीं किया, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। और आगे एक बात और कहने लगे, वो मुझे हैरानी इस बात की कि जब पूछा गया शिमला विवाद को लेकर के, शिमला के संजौली विवाद को लेकर के, कहा कि जयराम ठाकुर ने जो और बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो है वो सुरेश भारद्वाज ने 12 लाख रुपए दिए है मस्जिद को बनाने के लिए। हमने कहा बताइए कहां सैंक्शन है, कौन सी सैंक्शन है, कब दिया है। लेकिन हैरानी की बात, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री संवैधानिक दायित्व पर बैठा हुआ इतना झूठ बोले, और झूठ बोलते हुए न लज्जा है न शर्म है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी या मिशन लोटस शुरू होगा? मिशन लोटस तो शुरू किया ही नहीं था। ये आपको गलतफहमी है, और गलतफहमी को मत फैलाइए। अपने ही कर्बू से उनकी सरकार टूटने के कगार पर आ गई थी, बच गई है, गनीमत है। आपके विधायक बोले थे, इन्होंने गांधी ने बोला, उनने नहीं बोला, प्रेस उनने ये बोला कि हमारे संपर्क में है, लेकिन लोटस करेंगे ऐसा वो विधायक तय नहीं करता, पार्टी तय करेगी जो भी चीजों को लेकर। लेकिन ऑपरेशन लोटस का सवाल ही पैदा नहीं होता जब उनके विधायक अपने आप छोड़ करके चले गए। कहीं तो जाएंगे वो। हम राजनीतिक क्षेत्र में है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी से संपर्क किया, उन्होंने कहा हम आपके साथ आना चाहते हैं। हमने कहा हमारे साथ आना चाहता, आप हमारे साथ आइए। तो आपने भी किया था कि 4 जो लोकसभा चुनाव और खराब हो गई, जिसका परिणाम आते ही हिमाचल में सरकार बैठी। तो ये सारी चीजों को लेकर सरकार, तो मैं कह सकता हूं कि अभी तक भी बहुत ज्यादा ऐसे हालात में नहीं है कि बहुत मजबूत है। दावे तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अंदर क्या चल रहा है। हमारी वजह से, हमने कहा हम नहीं करेंगे, हमारी वजह से नहीं, अपने कर्मों से सरकार जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। यार आज कहीं बाहर खाने चले? तो चलो दिल्ली के मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट चावला दिल्ली वाला चलते हैं, जो अब खुल चुका है अपने शहर पठानकोट में भी, जहां मिलेगा आपको इनका फेमस पिशौरी चिकन और वेज नॉन वेज में ढेरों जायकेदार वैरायटीज। चावला दिल्ली वाला, पाइनवुड डेकोर टावर, अपोजिट नोवेल्टी हुंडई, डलहौजी रोड, पठानकोट। कॉल 7696588832। बाकी ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਟੀ ਹਾਲ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ, ਪਾਈਨਵੁਡ ਡੈਕੋਰ ਟਾਵਰ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੋਵੇਲਟੀ ਹੁੰਡਾਈ, ਡਲਹੌਜੀ रोड पठानकोट।